हेलो एस्पिरेंट्स, मैं हूं उत्कर्ष और आप देख रहे हैं सिंप्लीफाइड मॉक्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको पैराजंबल बिल्कुल टॉपर्स की अप्रोच से सॉल्व कराने जा रहा हूं और इस ट्रिक को देखने के बाद आप हर एक क्वेश्चन चाहे जितने बड़े पैराजंबल के हों आराम से सॉल्व कर लोगे। आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर देखिए बड़े बड़े पैराजंबल्स आपको देखने को मिल जाएंगे, तो बिल्कुल आप लोग को चिंता नहीं करनी है। हर एक क्वेश्चन को हम लोग अच्छे अप्रोच के साथ टॉपर्स ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को पहले क्वेश्चन से। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपको कैसे सॉल्व करना है, तो देखिए यहाँ पर आपको एक एक करके पढ़ना है। जैसे आप मान लीजिए ए से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो पहला आपका क्या सेंटेंस आ जाएगा, द शॉप मैन वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन सेलिंग दिस क्रीमी बॉक्स। तो कौन से क्रीमी बॉक्स, कोई क्रीमी बॉक्स के बारे में बता रहा होगा। तो देखिए ये यहाँ पर बता रखा है लिटिल एनिमल बॉक्स, इसी को इसने क्रीमी बॉक्स बता रखा है, ठीक है। तो इसका मतलब पहले बी आएगा उसके बाद ही ए आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है ना कि इन सेलिंग दिस क्रीमी बॉक्स, तो उस क्रीमी बॉक्स को, तो किस क्रीमी बॉक्स को, तो वो बी में बताया गया है कि लिटिल एनिमल बॉक्स, ठीक है। तो बी के बाद ही ए आएगा। यहाँ पर देखिए बी के बाद ए आ रहा है, ये हो सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर देखिए बी के पहले ए आ रहा है, यहाँ पर भी बी के बाद ए आ रहा है, यहाँ पर भी बी के बाद ए आ रहा है। तो आपको एक ऑप्शन गलत आपको पता चल गया कि वाला ऑप्शन तो होगा ही नहीं, ठीक है। इसके बाद अब देखते हैं और इसी के अंदर, ठीक है, एज द बॉक्स वॉज टू एक्सपेंसिव, तो कौन सा बॉक्स, यही एनिमल बॉक्स ही ना, ठीक है। तो ऑफकोर्स पहले सी नहीं आएगा, पहले बी आएगा उसके बाद ही सी आएगा, ठीक है। तो पहले बी आएगा उसके बाद ही सी आएगा, तो ये वाला भी आपका गलत हो गया। ये वाला आपका हमने ऑलरेडी गलत करा दिया था पहले ही, क्योंकि पहले बी आएगा उसके बाद ही ए आएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए पहले बी आएगा उसके बाद ए आएगा, फिर पहले बी आएगा उसके बाद ही सी आएगा, ठीक है। तो देखिए ये वाला और ये वाला ऑप्शन आपका रह गया, बाकी आपके ऑप्शन ये जो दोनों थे वो एलिमिनेट हो गए, ठीक है। अब देखिए पहले डी आएगा या बी के बाद डी आएगा, तो डी वाला पढ़ लेते हैं। सी वेंट इनसाइड अ लिटिल एंटीक शॉप इन कर्जन स्ट्रीट, दिस वॉज द यूजुअल शॉप वेयर द शॉपकीपर वॉज रेडिकुलसली फॉन्ड ऑफ सर्विंग हर, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया। इसके बाद अगर हम बी पढ़ते हैं, द मैन ऑन द काउंटर, तो बिल्कुल ये बन जाता है, ठीक है, ये एक पेयर भी बन जाता है, क्योंकि जैसे ही वो कर्जन स्ट्रीट के छोटे एंटीक शॉप के अंदर घुसी गई, शॉपकीपर ने क्या किया, उसको सर्व करना शुरू कर दिया। जो काउंटर के अंदर इंसान था उसने उसको ये बॉक्स दिखाया और फिर ये पूरी बात आगे बढ़ी, ठीक है। यानी कि डी के बाद बी आएगा, ऑफ कोर्स आएगा, ठीक है। पहले बी उसके बाद डी नहीं होगा, पहले डी होगा उसके बाद ही बी होगा, ठीक है। तो बिल्कुल ये वाला ऑप्शन आपका क्लियर कट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं समझाने के लिए इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस किया, लेकिन आपको 100% एक्यूरेसी आराम से मिल जाएगी, ठीक है। पहले आप देखिए, सबसे पहला तरीका होता है कि पहले तो आप 100% एक्यूरेसी पे फोकस करो, उसके बाद आप अपने टाइमिंग पे फोकस करो, ठीक है। पहले तो आपकी एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा भी लग रहा है लेकिन आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं बाकी बच्चों से आगे हो, ठीक है। तो आपको गलत नहीं करना है, थोड़ा टाइम लेकर के सही करना है, ठीक है। और हर जगह टाइम नहीं लगेगा, ये पार्टिकुलर क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कहाँ पे टाइम लगेगा कहाँ पर नहीं लगेगा। और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे आपकी देखने की क्षमता और बढ़ती जाएगी। आपको ये पहले ही दिख जाएगा कि डी पहले होगा उसके बाद ही बी होगा। बाकी में देखिए डी के तुरंत बाद कहीं पर भी बी नहीं आ रहा है, यहाँ पर हालांकि आ रहा है, लेकिन ए को आप निगलेक्ट कर दोगे। तो उस तरीके से अगर आप सोचोगे तो भी आप इस क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी कर लोगे। हालांकि अभी आप मेरे ट्रिक से करो, जिससे आपके अंदर कम से कम 100% एक्यूरेसी डेवलप हो जाए, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। देखिए एक बड़ा क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, अब आइए इसको डील करते हैं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बड़ा क्वेश्चन देखते ही आगे बढ़ जाते हैं, स्किप कर देते हैं, पर आपको स्किप नहीं करना है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है अगर आपने वीडियो देख लिया है तो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिख रखा है। सबसे पहले तो आप सेंटेंस की भावना को समझो कि आखिरकार सेंटेंस में कहना क्या चाह रहा है, पूरा ऊपर से एक नजरिया बना लो, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इसके अंदर क्या करना होता है, S1 को सबसे पहले लिखना होता है, उसके बाद आप यहाँ से अपना अरेंजमेंट रखते हो और सबसे लास्ट में S6 यानी सेंटेंस नंबर 6 को लिखा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग S1 को समझ लेते हैं कि क्या कह रहा है। तो देखिए कह रहा है एन इकोनॉमिक क्राइसिस इज अ सिचुएशन इन विच द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री एक्सपीरियंसेस अ सडन डाउनटर्न ब्रॉट ऑन बाई अ फाइनेंशियल क्राइसिस। तो बेसिकली यहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस की बात कर रहा है कि इकोनॉमिक क्राइसिस कब आती है, जब कंट्री क्या करती है, सडन यानी अचानक से डाउनटर्न को क्या करती है, एक्सपीरियंस करती है, ठीक है। तो उस समय क्या आ जाता है, आपका इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाता है। तो एक आपको आइडिया लग जाता है कि बेसिकली ये इकोनॉमिक क्राइसिस की बात चल रही है, ठीक है। अब अगेन हमें क्या करना है, एक एक सेंटेंस पढ़ते जाना है और देखना है कि पेयर बन रहा है या नहीं।
ठीक है। तो देखिए पी से स्टार्ट हो रहा है तो पी पढ़ लेते हैं। आ सेंट्रल बैंक्स मेन ऑब्जेक्टिव ड्यूरिंग अ क्राइसिस इज टू कंटेन द डैमेज एंड लिमिट द फिर वगैरह वगैरह। बेसिकली यहाँ पे ऑब्जेक्टिव की बात हो रही है, ठीक है। इकोनॉमिक क्राइसिस नॉट ओनली अफेक्ट, और इसी तरीके से ऊपर ऊपर सब लोग देख रहे हैं, एंड इकोनॉमिक क्राइसिस कैन टेक द फॉर्म ऑफ रिसेशन, दिस कैन बी अचीव्ड। तो देखिए कोई ऑब्जेक्टिव होगा तो वही तो अचीव किया जाएगा, ठीक है। जैसे आपका ऑब्जेक्टिव है पार्टिकुलर गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करके उसको क्लियर करना, ठीक है, कोई एग्जाम को क्लियर करना, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव है, तो आप उसको क्या करोगे इन फ्यूचर अचीव करोगे, ठीक है। तो पी के बाद क्या आएगा, एस आएगा, तो पी एस क्या हो गया, एक आपका पेयर बन गया। तो यहाँ पर तो वो नहीं बनते हुए दिख रहा है। अच्छा आप कहोगे कि पी के बाद ही तो एस आ रहा है, पर ऐसा नहीं है, पी के तुरंत बाद एस आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि पी के बाद कोई और सेंटेंस सेट नहीं होगा। अ सेंट्रल बैंक मेन ऑब्जेक्टिव ड्यूरिंग अ क्राइसिस इज टू दिस कैन बी अचीव थ्रू, ठीक है। तो पी के तुरंत बाद एस आएगा, तो यहाँ पर नहीं आ रहा, यहाँ पर भी नहीं आ रहा, यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर भी नहीं आ रहा। तो बस ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बस इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। आगे बढ़ जाते हैं थर्ड पे। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि यहाँ पर भी आपको वही करना है, बेसिकली सारे ही क्वेश्चंस में आपको यही करना है। तो देखिए यहाँ पर आप पहला सेंटेंस से फिर से पढ़ते जाइए ऊपर ऊपर से, और देखिए क्या कोई पेयर बन रहा है या नहीं। बेसिकली बस आपको पेयर बनाना है। पर बी लिख रखा है, इनिशियली द एंटायर वर्ल्ड ट्रांजिशन टू डिजिटलाइजेशन दिस टाइप ऑफ इंटरनेट। भाई ये कोई प्रकार थोड़ी है इंटरनेट का, ठीक है। इनिशियली कह रहा है यहाँ पर, इनिशियली जो इंटायर वर्ल्ड है वो ट्रांजिशन हुआ डिजिटलाइजेशन पे, ठीक है, यानी डिजिटल हो गया। तो दिस टाइप ऑफ इंटरनेट, ये कोई इंटरनेट का टाइप थोड़ी है, तो बी के तुरंत बाद तो सी हो ही नहीं सकता, ये गलत हो गया, ठीक है। और ये वाला भी देखिए गलत हो गया, बीसी वाला तो तुरंत तुरंत गलत हो गया। अब कि सी के पहले देखिए यहाँ पर डी लिख रखा है और यहाँ पर भी डी लिख रखा है, तो ये तो देखने का कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। तो अब देखिए अगर हम लोग सी को ही मान करके रखें कि सी के बाद क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, तो यहाँ पर सी के बाद ई आ रहा है, यहाँ पर सी के बाद बी आ रहा है। दिस टाइप ऑफ इंटरनेट इज नोन एज अ मेटावर्स। फिर देखिए यहाँ पर लिख रखा है द मेटावर्स इज एन, तो बेसिकली यहाँ पर मेटावर्स के बारे में स्टार्ट किया गया और फिर उसकी डेफिनेशन दे दी गई। तो सी और ई का भी एक क्या हो रहा है, पेयर बन रहा है। तो सी और ई का पेयर यहाँ पे बन रहा है जबकि यहाँ पर नहीं बन रहा है, तो यह वाला आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और देखिए सी के तुरंत बाद बी इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि देखिए क्या लिख रखा है, दिस टाइप ऑफ इंटरनेट इज नोन एज अ मेटावर्स, द मेटावर्स इज एन। तो बेसिकली यहाँ पर तो वैसे भी स्टार्ट आपको दिख रहा है कि इसके तुरंत बाद ये आएगा क्योंकि यहाँ पे मेटावर्स को इंट्रोड्यूस कराया गया और फिर उसके बारे में बता दिया गया कि अगर आप पढ़ोगे सी के बाद बी जस्ट को कि दिस टाइप ऑफ इंटरनेट इज नोन एज अ मेटावर्स, इनिशियली द एंटायर वर्ल्ड ट्रांजिशन टू डिजिटलाइजेशन, तो ये इतना नहीं बन रहा है जितना ये बन रहा है, तो इसलिए आप इसको लगाओगे। अब आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे क्या लिख रखा है, देखिए यहाँ पर P से भी स्टार्ट हो रहा है, R से भी हो रहा है, Q से भी हो रहा है और R से भी हो रहा है, लेकिन S से स्टार्ट नहीं हो रहा है। बेसिकली PQR से हो रहा है लेकिन S से नहीं हो रहा है। तो S हम लोग देख लेते हैं, दे वर ल्यूर्ड थ्रू एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग टेक्निक्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कस्टमर। तो बेसिकली यहाँ पे कहना चाह रहा है कि ये जो चीज़ें हैं ये एडवर्टाइजिंग से, मार्केटिंग टेक्निक से कस्टमर तक पहुँचेंगी, ठीक है, ऐसा कुछ कहने की बात कर रहा है। तो क्या चीज़ें, तो आप देखोगे कि एस के पहले क्या हो सकता है, यहाँ पर एस के जस्ट पहले क्यू लिख रखा है, इवन दिस वुड हैव बीन अंडरस्टैंडेबल इफ इट कुड वर्क एज एन आई ओपनर, दे वर्ड ये, तो ऐसा कुछ तो यहाँ पर है नहीं कि ये चीज़ें जो है वो एडवर्टीजमेंट से या मार्केटिंग टेक्निक से आगे बढ़ेंगी, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं लिख रखा है। यहाँ पर आप देखोगे तो न्यूयर प्रोडक्ट्स को, तो जाहिर सी बात है नए प्रोडक्ट्स ही एडवर्टाइजिंग से और मार्केटिंग से क्या होंगे, आगे बढ़ेंगे। तो आर के बाद एस होगा तुरंत, ठीक है। तो आर के तुरंत बाद एस यहाँ पर है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, तो बस ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको बेसिकली एक पेयर बना देना है, ठीक है, कि यहाँ पर लिख रखा है ना कि इट वॉज पॉसिबल टू कीप सेलिंग न्यूयर प्रोडक्ट टू द कस्टमर, ठीक है। तो ये जो न्यूयर प्रोडक्ट्स है वो एडवर्टाइजिंग से, मार्केटिंग टेक्निक से ही क्या होंगे, डिस्ट्रीब्यूट होंगे, वहाँ लोगों तक पहुँचेंगे। फिफ्थ में देखिए क्या लिख रखा है, क्लोनिंग इज एन एडवांस्ड टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन फॉर प्रोड्यूसिंग अ जेनेटिक ट्विन ऑफ अ लिविंग थिंग, ठीक है। तो ए, फिर उसके बाद देखिए डी ही है। इन 1997 embryologist Ian Wilmut reported that he had successfully cloned a sheep named Dolly from the cell of an adult Eve, ठीक है। उसके बाद देखिए या तो E होगा या तो B होगा या तो C होगा। In 1998 scientists at the University of Hawaii cloned a mouse, ठीक है। अगर हम इसको मानते हुए चलें तो इसके बाद C हो जाएगा। They were
they created not only dozens of copies of mice but 3 generations of cloned clones, ठीक है, इन द सेम ईयर। तो इन द सेम ईयर यानी 1998 की बात कर रहा है, टू रिसर्च टीम सक्सीडेड इन ग्रोइंग एम्ब्रोटिक स्टेम सेल्स इन नवंबर 2001 साइंटिस्ट वर एबल टू क्लोन द फर्स्ट ह्यूमन एम्ब्रायो, ठीक है। तो बिल्कुल ये आपका सही था, यहाँ पर कोई गलती नजर ही नहीं आई तो हमने इसको लगा दिया, ठीक है। बाकी हम देख लेते हैं क्या बाकियों में कोई गलती थी। तो देखिए ए डी के तुरंत बाद यहाँ पर देखिए बी भी आ रखा है, तो बी क्या आ रखा है, इन द सेम ईयर 1998। तो पहले तो आप इंट्रोड्यूस कराओ ना कि कौन सा ईयर, इन 1998, तो ऑफ कोर्स पहले ई आएगा उसके बाद ही बी आ सकता है, तो पहले ई आएगा उसके बाद ही बी आ सकता है, तो बस ये इसमें ही बात की गई है, तो आप वैसे भी समझ जाओगे कि यही आपका आंसर होगा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ जाते हैं 6 पे। देखिए 6 में क्या कह रहा है, तो देखिए यहाँ पर भी आपको वैसे ही करना है जैसे यहाँ पर देखिए पहले बी से स्टार्ट किया गया है, तो आप भी बी से स्टार्ट कर दो। कैरेन टुक अ स्ट्रॉल इन अ लवली गार्डन फुल ऑफ ट्यूलिप्स एंड बटरफ्लाइज, यानी कि कैरेन क्या करती है, एक स्ट्रॉल लगाती है एक अच्छे से प्यारे से गार्डन में जिसके अंदर ढेर सारे ट्यूलिप्स थे, बटरफ्लाइज थी, ठीक है। उसके बाद ई कह रहा है द स्मॉल गर्ल अडोर्ड द आउटडोर्स एंड रेलिस्ड द ब्रीज ब्लोइंग थ्रू हर हेयर। बेसिकली यहाँ पर ये बता रहा है कि वो उसकी जो ब्यूटी थी गार्डन की उसको किस तरीके से एंडोर्स कर रही थी, उसको किस तरीके से वो देख रही थी। उसके बाद देखिए लिख रखा है ए, यानी कि सी डैश्ड फ्रॉम वन साइड टू द अदर टेकिंग केयर नॉट टू डिस्ट्रॉय द लवली फ्लावर्स इन द गार्डन। बेसिकली वो एक जगह से दूसरी जगह जा रही थी, ये ध्यान रखते हुए कि उसकी वजह से कोई भी फ्लावर क्या हो, डिस्ट्रॉय ना हो। उसके बाद देख लीजिए सी लिख रखा है, यानी कि सी डिस्कवर्ड अ स्विंग कंस्ट्रक्टेड ऑफ ट्री ब्रांचेस बिहाइंड अ लार्ज बस, यानी उसको एक झूला दिखता है। तो बेसिकली देखिए एक बिल्कुल सही लाइन जा रही है, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है, तो आप यहाँ पर इसको लगा दोगे, बिल्कुल सही है ये, ठीक है। तो जब देखिए कोई दिक्कत हमें नहीं दिखी तो हमने जो पहला वाला देखा वही हमारा सही था, उसी को हमने लगा दिया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो देखिए यहाँ पर डी से स्टार्ट किया गया है क्योंकि हम पहले वाले ऑप्शन से देखेंगे ना, तो पहले वाले ऑप्शन में डी से स्टार्ट किया गया है, अब आप डी से स्टार्ट रखो। साइकोथेरेपीज एम एट चेंजिंग द maladaptive behaviors, decreasing the sense of personal distress and helping the client to adapt better to her his एनवायरमेंट। बेसिकली यहाँ पे साइकोथेरेपिस्ट के बारे में बात की जा रही है, साइकोथेरेपी क्या होती है उसके बारे में बताया गया, उसकी डेफिनेशन दी गई है, तो ठीक है। इसके बाद सी आ गया द पर्पस ऑफ द रिलेशनशिप। तो अभी तक तो कोई रिलेशनशिप की बात तो आई नहीं, जो उसकी पर्पस की बात हो रही है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। पहले आप ढूंढोगे कि कौन सी रिलेशनशिप, फिर उसका पर्पस, उस रिलेशनशिप का पर्पस, तो इसलिए आपका ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब हम लोग ढूंढेंगे कि किस रिलेशनशिप की बात यहाँ पर की गई होगी। तो यहाँ पर आप लोग देखिए लिख रखा है साइकोथेरेपी इज अ वॉलेंट्री रिलेशनशिप बिटवीन द वन। तो बेसिकली यहाँ पर रिलेशनशिप के बारे में बताया गया है और फिर उसके पर्पस की बात करेंगे, यानी कि ए सी एक पेयर हो जाएगा। आपको ए सी पेयर मिल गया, तो आप देखिए ए सी पेयर कहाँ पर है, यहाँ पर तो नहीं है, यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, तो देखिए फिर से एक कंफ्यूजन आ जाएगी, ठीक है, और यहाँ पर भी नहीं है, यानी कि अब इन दोनों में से कोई ऑप्शन होगा। अब देखिए पहले ई से स्टार्ट करें या ए से ही स्टार्ट करें, तो देखिए ई यहाँ पर लिख रखा है इन एडिक्वेट मार्शल ऑक्यूपेशनल एंड सोशल एडजस्टमेंट ऑल्सो रिक्वायर्स। तो यहाँ पे ऑल्सो की बात कर रहा है, यानी ये बाद में आएगा, ठीक है, तो पहले ई नहीं आ सकता है, तो ये वाला आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब देखिए यहाँ पर भी ए से स्टार्ट करके रखा गया है, इट इज नॉट अ वॉकर्स पैराडाइज। तो किसके बारे में कह रहा है, ठीक है, पहले तो आप वो बताओ इट इज क्या, ठीक है, तो इट इज के पहले कोई एक चीज होगा जिसको इट इज कहा गया होगा, ठीक है, तो आपका पहले ए नहीं आ सकता है। अगर हम लोग बी ले लें, लंदन इज नोन फॉर इट्स हेक्टिक फेस, फ्रेंचाइज्ड मूवमेंट्स, हाई डेसिबल्स एंड डस्ट किक्ड बाय द स्पीडिंग व्हीकल्स। तो ये हो सकता है बिल्कुल, ठीक है, और इट इज यहाँ पर हो सकता है लंदन को बोला जा रहा हो, तो बी ए आपका एक पेयर भी बन गया, तो बी ए पेयर सिर्फ यहीं पर है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग फास्ट भी कर सकते हो। अब देखिए 9th नंबर क्वेश्चन। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को। तो देखिए यहाँ पर क्या लिख रखा है, देखिए सबसे पहले सी लिख रखा है, सी यानी कि टीनेजर्स आर स्पेशली वर्नरेबल टू सच एडवर्टीजमेंट। तो क्या इससे शुरू हो सकता है, इससे शुरू नहीं हो सकता है, क्योंकि इसका मतलब है कि ये कह रहा है कि टीनेजर्स जो हैं वो इस तरह के एडवर्टीजमेंट से वर्नरेबल रहते हैं, यानी कि उसमें कहीं ना कहीं फंस जाते हैं, उसमें कहीं ना कहीं ये लोग क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। तो किस तरह के एडवर्टीजमेंट की बात की गई है वो पहले आप बताओगे, उसके बाद ही बताओगे सच एडवर्टीजमेंट, ठीक है।
तो यहाँ पर देखिए सी के पहले और कुछ आएगा इसका मतलब, तो यानी कि ये तो हो ही नहीं सकता है। यहाँ पर सी के पहले बी दे रखा है जो कि है एडवर्टीजमेंट कैन बी एक्सट्रीमली यूजफुल इफ दे आर ऑनेस्ट। तो ये तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि ये तो ऑनेस्ट एडवर्टीजमेंट है, यानी अच्छे एडवर्टीजमेंट्स हैं, इनसे क्यों वल्नरेबल होंगे, इनसे क्यों फंसेंगे, तो ये आपका नहीं होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर भी सी पहले ही आ गया, जबकि मैंने आपको बताया कि सी के पहले कुछ आएगा, तो बस ये वाला ऑप्शन बच जाता है और यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए डी है, डी यहाँ पे क्या कह रहा है कि हाउएवर सम एडवर्टीजमेंट मे बी हार्मफुल। तो बेसिकली जाहिर सी बात है जो हार्मफुल एडवर्टीजमेंट होंगे उन्हीं से टीनेजर्स क्या होंगे, वल्नरेबल होंगे, उन्हीं से कहीं ना कहीं वो फंसेंगे, परेशान होंगे। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। यहाँ पर देख लीजिए सबसे पहले ए है द माउंटेन रेंज वॉज कवर्ड विद स्नो। ठीक है, फिर डी है सो समवन टोल्ड नेपोलियन दैट द टास्क वॉज इम्पॉसिबल। तो कौन सा टास्क, पर चलो ठीक है, अगर कोई टास्क है तो फिर किसी ने कहा कि जो टास्क है वो आपका इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो उसके बाद कह रहा है बी नेपोलियन हैड टू क्रॉस द अल्प्स इन विंटर। तो बेसिकली पहले ये होगा उसके बाद ही डी होगा। ठीक है, कि जो आपका किसी ने कहा नेपोलियन से कि जो टास्क है वो आपका इम्पॉसिबल है, तो पहले आप टास्क बताओगे कि टास्क क्या है, तो पहले बी आएगा उसके बाद ही डी आएगा। तो बस ये आपका गलत हो गया, ये भी आपका गलत हो गया, ये आपका ठीक है, ये भी आपका ठीक है, क्योंकि पहले बी आएगा उसके बाद ही डी आएगा। अब आपको देखना है कि बी के बाद ए आएगा या डायरेक्ट डी आ जाएगा। नेपोलियन हैड टू क्रॉस द अल्प्स इन विंटर, द माउंटेन रेंज वॉज कवर्ड विद स्नो। उसके बाद लिख रखा है सो समवन टोल्ड नेपोलियन दैट द टास्क वाज इम्पॉसिबल, नेपोलियन रिप्लाइड दैट। तो बिल्कुल डी के बाद तुरंत सी आएगा जो कि दोनों में ही है, लेकिन यहाँ पर ये एंड हो जाएगा, उसके बाद ए नहीं आएगा। ठीक है, ए पहले आएगा जो बताएगा कि माउंटेन के अंदर जो स्नो है वो बहुत ज़्यादा है, उससे पूरा माउंटेन आपका क्या है, कवर है। तो इस तरीके से आपको इसे सॉल्व करना है। आ जाते हैं 11th नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ पर देख लीजिए सबसे पहले क्यू का जिक्र किया गया है, लेकिन उससे पहले देखिए मुझे यहाँ पर ही दिखा और यहाँ पर मुझे स्वामी दयानंद सरस्वती जी दिखे, तो जाहिर सी बात है इन्हीं के लिए ही तो ही का यूज़ किया गया होगा, और किसके लिए किया जाएगा, और किसी इंसान के बारे में बात तो की नहीं की गई है। तो आर पी एक क्या होगा, पेयर होगा। आर पी क्या ये पेयर है, नहीं है। आर पी ये क्या पेयर है, नहीं है। आर पी ये क्या पेयर है, नहीं है। आर पी क्या ये पेयर है, हाँ है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको जहाँ पर ही दिखे, सी दिखे, तो आपको देखना कोई नेम दिख रहा है, अगर दिख रहा है तो उसी के जस्ट बाद जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको इसे करना है। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 12 पे। इससे पहले आप लोग एक बार खुद से ट्राई करिए, उसके बाद मैं इसे बताता हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पर देख लीजिए सबसे पहले डी लिख रखा है, तो अगर हम लोग डी से स्टार्ट करें, रिसर्चर्स हैव लॉन्ग एग्रीड दैट एंगर हर्ट योर हेल्थ। ठीक है, यानी कि रिसर्चर्स ने ये पाया कि जो एंगर होता है यानी गुस्सा जो होता है, आप जो लोग जो गुस्सा करते हो वो आपके हेल्थ को हर्ट करता है, आपके स्वास्थ्य को बेकार करता है। ठीक है, यू कैन ब्लो अप एंड लेट इट आउट और बोतल इट अप एंड इग्नोर इट। उसके बाद द क्वेश्चन देन अराइजेस व्हाट टू डू अबाउट इट, इट हर्ट्स द हर्ट मोस्ट। तो ये आपका हो जाएगा डी के बाद। ठीक है, क्योंकि एंगर जो है वो आपके हेल्थ को हर्ट करता है और ये आपके हर्ट को सबसे ज़्यादा हर्ट करता है। ठीक है, तो ये आपका इसके बाद होगा, यानी डी ए आपका एक पेयर बनाता हुआ आपको दिखेगा। तो ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से करना है। अब आइए 13 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी वैसे ही करना है, सी से अगर स्टार्ट किया गया है, ही मेड 2 स्ट्रिप्स ऑफ डिफरेंट मेटल्स। ठीक है, तो यहाँ पर ही किसी के लिए यूज़ किया गया होगा, और यहाँ पर हम लोग को दिख गया कि ये वोल्टा के लिए यूज़ किया गया, यानी कि डीसी एक पेयर हो जाएगा आपका। तो डीसी यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है, यहाँ पर भी डीसी नहीं है, तो बस यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपका सी से अगर स्टार्ट किया गया है, तो लास्ट संडे आई रिटर्न होम लेट एट नाइट, यानी कि लास्ट संडे को मैं अपने घर जो है वो देर से रात में आया। इसके बाद आई रेन इनसाइड इन फियर दैट माई हाउस हैज़ बीन रॉब्ड, आई वॉज शॉक्ड टू फाइंड माई हाउस अनलॉक्ड। तो जाहिर सी बात है पहले ए आएगा उसके बाद ही डी आएगा, क्योंकि वो शॉक हो गया कि उसका घर जो था वो पहले से खुला हुआ था। फिर आई रेन इनसाइड इन फियर, मैं घर के अंदर डर से गया कि कहीं मेरे घर में चोरी ना हो गई हो। तो जाहिर सी बात है पहले उसने देखा कि उसका घर जो है वो खुला हुआ था, उसके बाद ही तो उसे डर लगा। तो ए के बाद डी आएगा, ए के बाद डी नहीं है, ए के बाद डी है लेकिन बहुत समय बाद है। ठीक है, ए के बाद डी नहीं है, ए के पहले ही डी है। यहाँ पर भी ए के बाद डी है। अब या तो ये होगा या तो ये होगा। अब देखो सी पहले होगा या पहले ए होगा, तो आप खुद देख सकते हो। आई वॉज शॉक्ड टू फाइंड माई हाउस अनलॉक्ड, उससे पहले सी आएगा।
लास्ट संडे आई रिटर्न होम लेट एट नाइट, तो ये आपका स्टार्ट होगा, तो सी पहले आएगा, तो CADB आपका सेंटेंस बन जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक बड़ा क्वेश्चन है, तो इसके अंदर भी आपको वैसे ही करना है जैसे मैं आपको बता रखा हूँ। सबसे पहले तो आप इस चीज़ को समझिएगा, ठीक है, कि ये बात किस चीज़ पर हो रही है। तो इसके लिए हम लोग पहला वाला सेंटेंस पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये तो आपको वैसे भी सबसे पहले लगाना है। द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन presents a diverse system of habitats ranging from tropical rainforest to alpine meadows। तो बेसिकली यहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के बारे में बात की जा रही है कि वहाँ पर एक डाइवर्स सिस्टम है हैबिटेट्स का, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अब क्या हो सकता है, ठीक है। अगर हम लोग ऑप्शन के थ्रू चलें तो पहले क्यों कह रहा है, द टेम्परेचर इन द रीजन वेरीज विद लोकेशन, एलिवेशन, टोपोग्राफी, रेनफॉल एंड ह्यूमिडिटी। चलो ठीक है। द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन अफेक्ट द रीजन इन टू अपोजिट वेज, फ्लड एंड ड्रॉट, ठीक है। इट इज लार्जली अ ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन। तो बेसिकली पहले बताओ इट इज क्या है। तो इट इज का यहाँ पर बेसिकली मतलब क्या है, द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से है। तो आपने पहले वाले सेंटेंस में इसको बताया, अब आप इट इज इसके लिए यूज करोगे तो 1s एक पेयर बनेगा, तो 1 तो सबसे पहले आएगा, यानी s सबसे पहला सेंटेंस बनेगा। यहाँ पर देखिए बस एक ही सेंटेंस है जो s सबसे पहला बन रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जैसे ही मैंने इट देखा और देखा इट किसके लिए यूज किया गया है, तो मुझे समझ में आ गया कि इट नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए यूज किया गया है, तो इसलिए इसके जस्ट बाद s आएगा, यानी सबसे पहला सेंटेंस जो आएगा वो s आएगा। तो इस तरीके से आप ये बड़े सेंटेंसेस को भी आराम से सॉल्व कर सकते हो बहुत कम टाइम में। अब आ जाते हैं हम लोग, इसको देखिए बस 9% लोगों ने सॉल्व किया है। तो अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पे। इसको तो आप लोग सॉल्व कर सकते हो आई थिंक, क्योंकि 33% लोगों ने इसे सॉल्व किया हुआ है। तो एक बार आप लोग फटाफट से पहले खुद से ट्राई करो, उसके बाद यहाँ पर आप सॉल्यूशन देखो विद ट्रिक। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर बी कह रहा है, तो पहले आप बी पढ़ लो। क्रिसमस एंड न्यू ईयर आर द टाइम ऑफ द ईयर टू सेलिब्रेट, ठीक है। स्कूल्स आर क्लोज्ड फॉर द क्रिसमस एंड विंटर ब्रेक एट दिस टाइम ऑफ द ईयर, ठीक है। फॉर द सेकेंड टाइम इन a row we are likely to see restrained celebration for fear of the pandemic raising its ugly head again all over the city. Winter carnivals and Christmas bazaars lend fun and warmth in the cold। तो पहले ये आएगा, उसके बाद ही डी आएगा जो कि आखिरी में आएगा, तो सी डी एक पेयर बनेगा। तो सी डी यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर भी है, ठीक है, यहाँ पर भी है, ठीक है, लेकिन ए आखिरी में नहीं आएगा, ए पहले आएगा। बी ए सी डी एक पेयर बन जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से करना है। अब आ जाते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे। तो अब बात कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की। देखिए यहाँ पर बी से स्टार्ट किया गया है, यानी कि अंटिल 1960 द यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ फोर्थ हेयर इन द म्यूनिसिपैलिटी ऑफ एलाइस अबाउट 20 माइल्स ड्यू ईस्ट फ्रॉम हेल्थ टाउन वॉज द ओनली रेसिडेंशियल सेंटर ऑफ हायर एजुकेशन फॉर ब्लैक्स इन साउथ अफ्रीका। तो बेसिकली यहाँ पर बात किया जा रहा है कि जो यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ फोर्थ हेयर है वो 1960 तक इकलौता ऐसा एजुकेशनल हब था जो कि केवल काले लोगों के लिए था जो कि साउथ अफ्रीका में रहते थे, ठीक है। तो इनकी बात यहाँ पर की गई है। इसके बाद बी के बाद ए लिखा हुआ है, तो ए क्या कह रहा है, फोर्थ हेयर वॉज मोर देन दैट। तो बिल्कुल ठीक बात है कि इसके अलावा ये और भी था। इट वॉज अ बीकॉन फॉर अफ्रीकन स्कॉलर्स, तो बिल्कुल बी ए एक पेयर बना रहा है, तो ये आपका बन रहा है। ये कोई पेयर नहीं है, यहाँ पर भी बी ए नहीं है, यहाँ पर भी बी ए नहीं है, तो बस ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आपको सोचना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए आर यहाँ पे लिख रखा है, आर क्या है, मोर अबाउट हाउ एंड वाई, फिर वाई, तो वाई वाई दो बार तो हो नहीं सकता, तो ये आपका गलत हो जाएगा। अब ओपी है, आल्सो बेनिफिट, तो आल्सो क्या होता है, पहले कुछ होगा उसके बाद आल्सो लगेगा, तो ये भी नहीं होगा। पी क्यू, तो पी देखते हैं, देयर आर सेवरल रीजंस, ठीक है। वाई इवन पेरेंट्स वुड ऑल्सो बेनिफिट फ्रॉम नोइंग मोर अबाउट हाउ एंड वाई चिल्ड्रेन डू द थिंग्स दैट दे डू। तो बस ये लग रहा है सही है, ये वाला भी एक बार पढ़ लेते हैं क्योंकि उतना तो ठीक नहीं लग रहा है, मतलब ठीक तो लग रहा है पर उतना भी ठीक नहीं लग रहा। अब ये वाला भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है, देयर आर सेवरल रीजंस वाई इवन पेरेंट्स वुड मोर अबाउट हाउ एंड वाई, तो ये तो और बेकार लग रहा है, इसका मतलब ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको देखना है। और आइए देखते हैं, यहाँ पर देखिए बी से स्टार्ट किया गया है, देयर एरोप्लेन, तो किनके एरोप्लेन, द फर्स्ट फ्लाइट बाय द राइट ब्रदर्स, तो राइट ब्रदर्स के एरोप्लेन ना, तो ए के बाद ही बी आएगा,
तो ए के पहले भी आ ही नहीं सकता, ए के बाद ही भी आएगा, ए के बाद ही भी आएगा, ये वाला भी गलत हो गया। इन दोनों में से कोई होगा। अब देखिए क्या सी से स्टार्ट होगा या ए से स्टार्ट होगा। तो अगर हम लोग ए से एक बार देखें, द फर्स्ट फ्लाइट बाय द राइट ब्रदर्स लोस्टेड ओनली 12 मिनट्स, ठीक है। द इन्वेंशन ऑफ एन एरोप्लेन हैज मेड दिस ड्रीम कम ट्रू। चलो ठीक है। फिर वैसे अभी तक कोई ड्रीम की बात ही नहीं की गई है, ठीक है। तो पहले ड्रीम की बात होगी कि ड्रीम क्या है। ड्रीम आपका है मैन हैज ऑलवेज वांटेड टू फ्लाई लाइक अ बर्ड, तो बेसिकली सी के बाद ही डी आएगा। यहाँ पर पहले ही डी आ गया, तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। इन अदर कंट्रीज, तो पहले बताओ ना इन सम कंट्रीज, फिर अदर कंट्रीज की बात होगी ना। तो ऑफकोर्स क्यूपी एक पेयर बनाएगा, तो क्यूपी यहाँ पर बना रहा है, यहाँ पर नहीं बना रहा है, यहाँ पर भी नहीं बना रहा है, यहाँ पर भी नहीं बना रहा है, तो बस ये आंसर हो जाएगा। देखिए कितनी जल्दी हो गया। इन सम कंट्रीज के बाद ही तो इन अदर कंट्रीज आएगा, ठीक है। फिर 21 यहाँ पर ए से ही स्टार्ट किया गया है। शॉपकीपर, हेयर आई हैव पैक्ड देम ऑल। शॉपकीपर यहाँ पर कहता है कि मैंने सारी चीजें पैक कर दी हैं। तो क्या चीजें पैक कर दी हैं। माला बोलती है प्लीज गिव मी, तो ऑफकोर्स पहले माला बोल रही है कि प्लीज गिव मी पैकेट ऑफ बैलून, 2 पैकेट ऑफ स्ट्रीमर्स एंड सम कैंडल्स, तो उसको ही तो पैक करेगा। तो बी के बाद ही ए आएगा। यहाँ पर तो पहले ही ए आ गया, यहाँ पर भी पहले ही आ गया, यहाँ पर भी पहले ही आ गया, तो ऑफकोर्स ये वाला आंसर हो जाएगा। अब बताइए इसको 25% ही लोग क्यों सही किए, इसको तो 75% से ज़्यादा लोग को सही करना चाहिए, पर वो लोग क्या कर जाते हैं, वो लोग डर जाते हैं। तो आपको डरना नहीं है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ क्वेश्चन के साथ डील करना है, तब आप लोग बिल्कुल 100% एक्यूरेसी ले आओगे। देखिए इसको बस 18% लोगों ने किया है, पर ये भी ईजी होगा। कैसे ईजी होगा देखते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए क्या लिख रखा है, इट इज हाईली स्पीडेड। तो इट इज यानी किसी के बारे में बात की गई होगी, ठीक है। किसको हाईली स्पीडेड बोला गया है। साइंस फिक्शन इज अ जोनर विच मैनिफेस्ट इन इटसेल्फ द यूज ऑफ साइंटिफिक प्रीमिसेस ऑफन इन फैंटास्टिकल मैनर इन अ नैरेटिव, इट इज हाईली स्पीडेड इनटू द रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड। तो सी डी एक पेयर आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो देखिए सी डी यहाँ पर भी दिख गया मेरे को, ये नहीं दिखा, ये भी नहीं दिखा, ये भी नहीं दिखा, तो यही आंसर हो गया। कितनी जल्दी हमने आंसर दिया है, आप खुद समझ जाओ। 23 देखिए, वर्ल्ड टेम्परेचर, अच्छा 1 से, हाँ चलो 1 2 3 4 डायरेक्ट दे रखा है, क्या डायरेक्ट होगा ये, आगे देखते हैं। वर्ल्ड टेम्परेचर ऑलरेडी हैव इंक्रीज दिस सेंचुरी बाय अबाउट 0.6 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जो हमारा वर्ल्ड का टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, लगभग 0.6 डिग्री से हमारा टेम्परेचर बढ़ गया है। एंड आर प्रोजेक्टेड टू राइज बाई बिटवीन 1.6 एंड 3.8 डिग्रीज बाई 2100, यानी कि 2100 तक ये लगभग 1.6 से लेकर के 3.8 डिग्री के बीच में जो भी नंबर्स है वहां तक बढ़ सकता है, ठीक है। जो हमारा रूम टेम्परेचर है, वर्ल्ड टेम्परेचर है, वो क्या हो रहा है, लगातार बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ रही है, ठीक है। करंट प्रोजेक्शंस आर दैट सी लेवल वर्ल्ड वाइड विल राइज बाई दिस, ठीक है। यानी ये कह रहा है कि जो सी लेवल है वो भी 15 से 90 सेंटीमीटर तक बढ़ जाएगा 2100 तक, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन वेदर एक्शन इज टेकन टू रेड्यूस, बेसिकली यहाँ पे कह रहा है कि डिपेंड करेगा कि अगर रेड्यूस किया जाता है ग्रीन हाउस गैस एमिशन को या नहीं, उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सी लेवल्स की बात हो रही है, यहाँ पर भी सी लेवल्स की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर तो मुझे कहीं सी लेवल की बात होते हुए नहीं दिख रही है। इसका मतलब ये है कि 2 और 4 का एक पेयर बनेगा, ठीक है। मैंने आपको ये बताया हुआ है, अगर नहीं बताया तो आप ये समझ जाओ कि जहां पर आप देखो कि किसी चीज की बातें हो रही हैं, जैसे सी लेवल्स की बातें हो रही हैं, तो वो लाइन से ही होंगी। ऐसा नहीं है कि कहीं पे शुरू की गई, फिर कभी कुछ और ले आया गया, फिर बाद में ले आया गया उसे, ऐसा नहीं है। सी लेवल तो ये दोनों आपस में एक पेयर बनाएंगे, चाहे 2 4 बनाए, चाहे 4 2 बनाए, ठीक है। तो आपको अब ये देखना है कि 2 4 पेयर होगा या 4 2 पेयर होगा, यानी पहले कौन सा आएगा। यहाँ पर तो देखो ये एकदम बीच में कुछ और आ गया, ये गलत हो गया, ये ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन अब आपको ये देखना है कि पहले 4 आएगा कि पहले 2 आएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, करंट प्रोजेक्शन आर दैट सी लेवल वर्ल्ड वाइड विल राइज बाई इतना, ठीक है। सी लेवल कुड राइज एज ग्लेशियर मेल्टेड, तो ये वाला पहले आएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या कह रहा है कि सी लेवल जो है वो बढ़ सकते हैं, क्योंकि ग्लेशियर्स जो है वो कम मतलब पिघलेगी, ठीक है। तो उसके बाद कितना बढ़ेगा उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो पहले 4 आएगा, उसके बाद 2 आएगा, पहले 4 आएगा, उसके बाद 2 आएगा, पहले 4 आएगा, उसके बाद 2 आएगा। अब मेरे को बस ये 2 ऑप्शन दिखते हैं। अब 3 1 भी देखो एक पेयर बना रहा है, लेकिन अब आपको ये देखना है कि पहले 3 आएगा या पहले 4 आएगा। तीसरे में क्या बात की गई है, ग्लोबल वार्मिंग की बात की गई है। तो ऑफ कोर्स पहले ग्लोबल वार्मिंग की बात करोगे, उसके बाद आप उसके इम्पैक्ट, यानी सी लेवल पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वर्ल्ड टेम्परेचर पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उसकी बात करोगे। तो पहले आपका 3 नंबर आएगा, तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितने ज़्यादा डॉट्स को हम लोगों ने कनेक्ट किया, उसके बाद ये आंसर दे पाए। तो ऐसे ही आपको भी करना है, तब आप 8% बच्चों के अंदर आओगे। ये क्वेश्चन वाकई में एक टफ क्वेश्चन है, ये आप लोग समझ जाइए।
अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी देखिए बस 14% लोगों ने किया हुआ है। यहाँ पर देखते हैं हम लोग क्या होगा। आई बोर्डेड अ बस फ्रॉम तिलक नगर टू द रेलवे स्टेशन। मैंने तिलक नगर से लेकर के रेलवे स्टेशन तक एक बस की। ठीक है, इसके बाद आ जाता है पी। इट वॉज वेरी एम्ब्रेसिंग व्हेन पीपल लुक्ड एट मी एज इफ आई वॉज अ फूल। तो यहाँ पर बात किया जा रहा है कि उसे बहुत शर्म महसूस हुई। क्यों शर्म महसूस हुई भाई? तिलक नगर से रेलवे स्टेशन तक आप बस से ही तो जाओगे, और किससे जाओगे? एरोप्लेन से तो जाओगे नहीं। तो इसमें शर्मनाक वाली बात तो कोई है ही नहीं। तो इसका मतलब है कि कोई और चीज़ के ऊपर ये शर्म की बात की जा रही है। पी से स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, तो पी से स्टार्ट नहीं होगा। पी से स्टार्ट नहीं होगा, या तो एस से होगा या तो आर से होगा। अब आपको देखना है कि एस से स्टार्ट करें या आर से करें। एस से अगर हम लोग देखते हैं, ही टोल्ड मी, तो किसने बोला? कोई बात रही होगी ना, जैसे कंडक्टर रहा होगा उसने बोला होगा। तो पहले ही एस कहाँ से आ जाएगा? अभी तक तो किसी के बारे में बात नहीं हो रही है, तो एस भी नहीं होगा। तो क्या होगा? बस आर होगा। बस खत्म हो गया। आई वॉज वेरी हैप्पी टू ऑक्यूपाई अ सीट। जाहिर सी बात है वो बहुत खुश थी कि उसे सीट मिल गई। एज आई वॉज श्योर दैट माई जर्नी विल बी कम्फर्टेबल। उसे ये लगा कि उसकी जर्नी बहुत कम्फर्टेबल होगी। उसके बाद क्यों है, द कंडक्टर केम एंड आई आस्क्ड फॉर अ टिकट। कंडक्टर आया, मैंने उससे टिकट मांगा। फिर ही टोल्ड मी दैट आई हैड बोर्डेड अ रॉन्ग बस। तो जाहिर सी बात है उसने कहा कि आपने गलत बस कर ली है, और फिर उसे शर्मनाक महसूस हुआ क्योंकि लोगों ने ये सोचा कि ये एक बेवकूफ़ है। तो देखिए इस तरीके से क्लू बना। ठीक है, तो अगर ऐसे आप लोग भी करोगे तो आप लोग भी बिल्कुल 100% एक्यूरेसी के साथ कर पाओगे। आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन को। यहाँ पर देखिए बस 10% लोगों ने इसे सही किया हुआ है। यहाँ पर देखिए अगर ए से स्टार्ट करते हैं, इट्स करंट प्रायोरिटीज इंक्लूड। तो भाई किसकी करंट प्रायोरिटी, कुछ बताओगे? उसी की तो करंट प्रायोरिटी इंक्लूड होगी। तो ए से स्टार्ट हो ही नहीं सकता है। तो ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। बस बचा आपके पास बी। द WHO हैज़ प्लेड आ लीडिंग रोल इन सेवरल पब्लिक हेल्थ अचीवमेंट। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो अपना एक लीडिंग रोल कर रहा है पब्लिक हेल्थ की अचीवमेंट के लिए। उसके लिए वो एक कहीं ना कहीं लीडर बन करके आया हुआ है, उसको लीड कर रहा है। ठीक है, फिर डी है यहाँ पर, मोस्ट नोटेबली द एरेडिकेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स। तो बिल्कुल सही बात है कि स्मॉल पॉक्स में सबसे ज़्यादा ये नोटेबल है कि स्मॉल पॉक्स को ख़त्म करने के लिए सबसे बड़ी इसने भूमिका निभाई है। तो बी डी एक पेयर आपका बनता हुआ आपको दिख गया। ठीक है, फिर द नियर एरेडिक्शन ऑफ पोलियो एंड द डेवलपमेंट ऑफ एबोला वैक्सीन। ठीक है, उसके बाद इट करंट प्रायोरिटी इंक्लूड कम्युनिकेबल डिसीजेज। ठीक है, पार्टिकुलरली, अब जाहिर सी बात है उन डिजीजेस के बारे में यहाँ पे बात की गई है। तो बिल्कुल ये वाला ऑप्शन आपको बिल्कुल ठीक नजर आ रहा होगा। और इस तरीके से आप लोग देख सकते हो हम लोगों ने पूरे 25 क्वेश्चन को कितने आराम से 100% एक्यूरेसी से सॉल्व किया है। तो अगर आपको भी हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और नेक्स्ट आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो आप वो भी बता दो। क्या मुझे और पैराजंबल के क्वेश्चंस लाने चाहिए, आप वो भी मुझे बता दो, तो मैं और ले आऊँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।